तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी जो है वो क्या है, आपको एक तो ये रिवाइज करने हैं 9th के हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी फेयर कॉपी में एक बार फिर से लिख लेना। ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये कहाँ तक 20 तक। साथ में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो ना, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? जल्दी आओ गौरी, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? मैंने बताया हुआ है ना इन्होंने? नहीं, कैसे बोलेंगे निकिता? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो शेल्स वही होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है, एन शेल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करना है, ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं कुछ करना है, ये मत लिखना, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैलेंसी चाहो तो वैलेंसी लिख लेना, ये मत करना, बस ये और ये। ठीक है, फेयर कॉपी पे रहना है, और ये मुझे हमेशा ही लर्न चाहिए। कहाँ तक? कैल्शियम तक। ठीक है, लिखना है, देख के लिखना है, लिख लोगे? ठीक, अच्छा। अब इसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है वो है आयंस। मैं 9th में हमेशा कहती आ रही थी ना कि ये आयंस आपको अच्छे से आने चाहिए, 10th के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया उसे तो समझ लो सारी केमिस्ट्री पे पानी फिर जाएगा, साल भर वो केमिस्ट्री वीक ही रहेगी। तो जो मैं बता रही हूँ वो जरूर लिख लेना आप, क्योंकि एक्स्ट्रा आएंगे। ये तो चलो आप 9th की बुक से लिख लोगे, लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ वो जरूर लिख लेना फेयर कॉपी में। ठीक है, बच्चों आयंस दो तरह के होते हैं। कैटायंस पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स भी कहते हैं उनको। ठीक है, और बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स। और ये लिस्ट है, और इसके अलावा और भी दी जाएगी, ये आपको लिख लेना है। 9th वाली लिस्ट से ये काफी लंबी है और इसको लर्न भी करना है। जब तक ये सारी काम पक्के नहीं हो जाते, आयंस अभी काफी सारे हैं, तो और फटाफट से उससे कंपाउंड बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड एक बार मैं फिर से बता दूंगी, तो ये फटाफट लिख लो। और मुझे लर्न चाहिए, मतलब पेंडिंग नहीं रखना है काम। आज मैं दे रही हूँ तो कल लर्न चाहिए। ठीक है, करो जल्दी से। हाँ बच्चों, आगे ये करो, देखो। इन सबको लर्न करना है, अभी तो और लिस्ट लंबी है, करो जल्दी से। ये सब लिख लिया, केवल लिखना ही नहीं है, लर्न होना चाहिए। और मैं एक एक को बुला के यहाँ पे खड़ा करके सुनूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है, पूरा मत लिखो, अभी मैं शॉर्ट करके दिखाती हूँ। हाँ बच्चों देखो, मैंने इसमें ये सब काट दिए हैं मरकरी से नीचे तक का। ये सब आपको आयरन के दो आयंस होते हैं, फेरस आयन और फेरिक आयन। ठीक है, क्या फर्क है? फेरस में कम वाला होगा, जैसे Fe++, 2+ है ना ये, तो ये फेरस है। और फेरिक में क्या होगा बच्चों? ये Fe++ फेरस है, फेरिक में क्या होगा? Fe3+।
ठीक है। जब 2+ और 3+ 2 है ना, तो हमेशा कम वाला अस होता है, ज्यादा वाला एक होता है। मैंने 9th में भी बताया था। कॉपर में देखो क्यूप्रस Cu+ होता है और क्यूप्रिक Cu2+ होता है। ठीक है। और फिर अर्जेंटस सिल्वर में 2 होते हैं, अर्जेंटस और अर्जेंटिक। अर्जेंटस Ag+ होता है और अर्जेंटिक Ag2+ होता है। ठीक है। फिर नीचे वाले तो मैंने मना कर दिए, ये नहीं करने हैं। और बच्चों अगर आता है आयरन आयन कौन सा है, मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। अगर मैं कहती हूँ फेरस आयन बताओ तो Fe++ बोलोगे। अगर मैं कहती हूँ फेरिक आयन बताओ तो Fe3++ बोलोगे, मतलब Fe+++। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ आयरन आयन बताओ तो कौन सा होगा। मैंने इन दोनों में किसके नीचे अंडरलाइन की है, इसके नीचे। तो आयरन आयन ये है फेरस वाला। ठीक है। ऐसे ही ये क्यूप्रस आयन, ये क्यूप्रिक आयन। अगर मैंने कहा कॉपर आयन कौन सा है बच्चों, तो जिसके नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन इनमें से किसके नीचे है, इसके नीचे, क्यूप्रिक। ठीक है। तो कॉपर आयन क्या हुआ फिर, Cu++। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है। फिर अगर मैं कहती हूँ अर्जेंटस आयन तो Ag+, अर्जेंटिक आयन तो Ag2+। अगर मैं कहती हूँ सिल्वर आयन, मैंने अंडरलाइन किया है इस पर अर्जेंटस पे, तो सिल्वर आयन क्या हुआ, Ag+। क्लियर है ना बात। ठीक है। तो ये 3 जरूर लिख लो और इनको लर्न भी करना। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके बाद ही चैप्टर 1 की केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की जाएगी। ये कराना बहुत जरूरी है और हल्के में मत लेना कोई, बिल्कुल पक्का लर्न चाहिए। ठीक है। अब बच्चों ये है एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव आयन। इनको हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। नेगेटिव रेडिकल या एसिडिक रेडिकल। ठीक है। हाइड्राइड आयन H-, हाइड्रोजन के दोनों आयन बनते हैं H+B और H-B। H+ हाइड्रोजन आयन है, H- हाइड्राइड आयन है। और ये फ्लोराइड आयन F-, क्लोराइड आयन Cl-। 9th में भी था ये। ब्रोमाइड आयन Br-। ठीक है। और कुछ मैंने और बढ़ाए हैं 10th के हिसाब से, जरूरी था। आयोडाइड आयन I-, नाइट्राइड आयन N-, मतलब 3-। नाइट्राइट आयन, ये नाइट्राइट है, बिल्कुल इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। NO2 सिंगल माइनस है यहाँ, ये NO3 नीचे आएगा और ऊपर सिंगल माइनस। इसको गलत तरीके से मत लिखना, सही लिखना। ठीक है। N कैपिटल, O कैपिटल, 2 स्मॉल बनाना है राइट साइड में नीचे की तरफ, और ऊपर सिंगल माइनस। ऐसे ही यहाँ कैपिटल N कैपिटल O 3 बनाना है और ऊपर की तरफ सिंगल माइनस। ठीक। आगे ये लिखो जल्दी, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। ध्यान से स्पेलिंग बिल्कुल सही आए।
बच्चों इसके बाद मैंने इस लिस्ट में ये भी लिखा हुआ है, मगर आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने काटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये करने हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट, इसके अलावा कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, ये 9th में था ना, ठीक है। ये सब करने हैं, लिख लो जल्दी से। बच्चों ये लिख लिया, अभी और आपको लिखना होगा। इसमें जिनको मैंने काटा हुआ है, ये ऑक्सिलेट काटा हुआ है, साइनाइड, साइनेट काटा हुआ है, ठीक है। आपको ये सब लिखते हैं और लर्न भी करने हैं, करो जल्दी से। क्रोमेट के बाद लिखा है डाइक्रोमेट, Cr2O7 माइनस माइनस। Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अक्सर आता है, तो बनेगा। लिख दिया। आगे बच्चों ये 3 और लिख लेना, परमैंगनेट, क्लोरेट और एल्यूमिनेट। ये बच्चों कर लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल लर्न चाहिए मुझे, क्योंकि लर्न होंगे तभी फॉर्मूले बना पाओगे, केमिकल फॉर्मूले। फिर अब कुछ और चीजें हैं, बेसिक बातें हैं ये। देखो बच्चों, आयरन के 3 कंपाउंड्स होते हैं, ये मतलब आयरन के ऑक्साइड ये 3 होते हैं। पहला FeO, ठीक है, यानी ये फेरस ऑक्साइड है। और ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, इसी को रस्ट कहते हैं, रस्ट यही वाला होता है। और Fe3O4 ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है, मैग्नेट जो बनी होती है ना उसमें ये होता है, ठीक है। तो FeO को हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी फेरस की Fe++ थी ना, याद है ना, बताया था ना मैंने। तो इसको हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, और आयरन ऑक्साइड भी, क्योंकि आयरन आयन फेरस आयन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड भी नाम है इसका,
और इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और रस्ट भी कहते हैं। इनके ये सारे नाम लर्न होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद Fe3O4, ये एक्चुअल में कैसे बना है, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। इसको हम आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड और मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक। इनको भी लिख लो और ये लर्न हो जाने चाहिए। करो जल्दी से। बच्चों, अभी मैंने बताया था ना, ये Fe3O4 कैसे बना हुआ है, मिक्सचर है ये FeO और Fe2O3 का, तो यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। फिर बच्चों इसके बाद, ये पॉइंट लिखने के बाद क्या लिखना, नाइट्रोजन के जो पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो टोटल 5 हैं। आपको पता होना चाहिए 5 हैं। बाकी जो आपको मेन लर्न करने हैं वो मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये थर्ड और फिफ्थ मत करना लर्न, लेकिन ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इनमें फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये कर लेना। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस यही है, ठीक है। और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये तीनों आपको लर्न करने, कर लो जल्दी से। ये लिख लिया बच्चों। उसके बाद कैल्शियम के ये कुछ कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम भी कहते हैं और क्विक लाइम, सारे सारे नाम लर्न करने हैं आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। लाइम वाटर यही है, मिल्क ऑफ लाइम का फॉर्मूला भी यही रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चौक मार्बल भी बोल सकते हो, इसे लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इंसॉल्युबल है, जबकि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता, ठीक है। लिखो जल्दी से। बच्चों देखो, अब चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने इससे पहले बहुत जरूरी चीजें करवाई हैं और वो लर्न होनी चाहिए, आज जाके लर्न कर लेनी है। क्या फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, नेचर में कई बार क्या होता है, दो एलिमेंट्स हैं या दो कंपाउंड्स हैं या एक एलिमेंट और कंपाउंड है, वो आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज क्या है, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। जब नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनकर आता है, हम उसे केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और इसमें केमिकल चेंज में साथ में और लिख लेना, यहां मैंने नहीं लिखा है, क्या लिख लेना, दीज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। लिखो अभी, दीज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट होते हैं ये और वापस बैक नहीं होते, ठीक है।
आपने देखा होगा मिल्क है, मिल्क में सहेजा लगा दिया, मतलब थोड़ा सा दही का पार्ट थोड़ा सा लगा देते हैं, फिर क्या होता है वो पूरी तरह कर्ड बन जाता है ना। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ठीक है, दो तरह के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज भी और फिजिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, ठीक, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, अब कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता ना। एक्चुअल में हुआ क्या, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, हमने उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, मिक्स कर दिया। कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बन जाता है कर्ड। ठीक है, जो कि केमिकल चेंज है। जरा फिजिकल चेंज की भी बात कर लेते हैं, जिससे कि केमिकल चेंज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चेंज क्योंकि दो तरह के हैं। स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया, लाइट ऑफ हो गई। कौन सा चेंज है ये? फिजिकल चेंज। ठीक है, अच्छा, वाटर था हमारे पास, हमने फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या बन गया? आइस बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। उसे बाहर निकाल लिया, रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वापस वो मेल्ट हो गया, वाटर बन गया, फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्लियर है ना बात? फिजिकल चेंज समझ में आ रहा है क्या है और केमिकल चेंज क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पे केमिकल चेंज की मैंने डेफिनेशन बता दी है, और इसमें बोला है जरूर याद से वो ऐड कर लेना कि ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। अब कुछ केमिकल चेंज डिस्कस करते हैं बच्चों। सोरिंग ऑफ मिल्क व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। हमने मिल्क को, गर्मियों का टाइम है, रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दिया और वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कर्डलिंग नहीं, ये कर्डलिंग नहीं है, खराब हो गया है। ठीक है, तो क्या वो दोबारा वापस फ्रेश मिल्क में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं ना। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। ध्यान से सुनो बच्चों, आयरन होता है Fe, रस्ट होता है Fe2O3। ठीक है, और रस्ट कैसे लगती है? जब आयरन एक्सपोज्ड होता है मॉइस्ट एयर से, मतलब मॉइस्चर भी हो, वाटर मतलब, ठीक है, और ऑक्सीजन भी हो, तो आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है। तो जब एक बार रस्ट लग जाती है आयरन की चीज में, क्या वो वापस दोबारा सही हो पाता है? देखा है? नहीं ना। ठीक है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हुआ? केमिकल चेंज। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। बच्चों, ग्रेप्स ही नहीं, कोई भी मीठी चीज शुगर वाली, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन हो सकता है। फर्मेंटेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, शुगर का एल्कोहल में चेंज होना। और किसकी हेल्प से होता है? यीस्ट की हेल्प से। एक फंगस है जिसको यीस्ट कहते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, मशरूम भी फंगस है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस है, यीस्ट भी फंगस है। तो यीस्ट क्या करता है? शुगर को एल्कोहल में चेंज कर देता है, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। एक बार एल्कोहल बन जाए, क्या वापस दोबारा शुगर बन सकती है? नहीं। तो ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स या फ्रूट्स कह लो, या फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर कह लो, ठीक है, तो ये प्रोसेस केमिकल चेंज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कुकिंग ऑफ फूड। फूड को कुक किया गया, ठीक है, अच्छा, वेजिटेबल्स ली और उन्हें कट करके, ठीक है, एक कढ़ाई या कुकर में उसको छोंक दिया गया, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद
उसका जो लुक होता है वो एकदम डिफरेंट होता है ना। पहले वो सब्जियां कुछ और लुक देती हैं और बाद में कुछ और। क्या वापस वो फ्रेश वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं? नहीं ना। कुकिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज। लिखो जल्दी जल्दी। अब बच्चों यहाँ उसके बाद आगे नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का मतलब होता है बिगर जो मॉलिक्यूल्स है फूड के वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए और स्मॉलर में चेंज हो जाए। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फूड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो ब्रेक होके क्या बन जाता है? ग्लूकोज। आफ्टर डाइजेशन वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जो हम फैट्स खाते हैं वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, डाइजेशन के बाद वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। जो हम बच्चों प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाते हैं? डाइजेशन के बाद किस में ब्रेक हो जाते हैं? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो क्या वापस दोबारा से जो हमने खाया था वो कुछ और था, डाइजेस्ट होने के बाद कुछ और हो गया, वापसी बैक नहीं होता ना ये। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज। फिर आता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन जनरली बच्चे समझते हैं ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड जो हमने खाया है, जो हमारी सेल्स में गया हुआ है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन। हमने खाना खाया था, फूड लिया, स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की हर सेल में फूड पहुंच जाता है। पता है ना, फूड केवल हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइन को ही नहीं चाहिए, फूड हमारी बॉडी की हर सेल को चाहिए। हर सेल में फूड जाता है। ठीक है, यानी हर सेल में ग्लूकोज चला गया। अब हमने ब्रीदिंग करी, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया और ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचा। फिर उसके बाद लंग्स से कहाँ चला जाता है वो ऑक्सीजन? ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन देकर आता है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। पता है ये बात? और ब्लड बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन देकर आता है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ठीक है, तो अब वहां पे सेल में फूड यानी ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी। अब ऑक्सीजन उस फूड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, या आप कह सकते हो बर्न करेगा, और क्या बन जाएगा उससे? कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो ग्लूकोज है और क्या है? ऑक्सीजन। उनके रिएक्शन से फूड ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ही नहीं है। फूड का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। फिर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क मैंने अभी बताया था। तो क्या बताया था मैंने इसमें? लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में और वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है किस बैक्टीरिया की हेल्प से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से, और ये परमानेंट है चेंज, तो ये केमिकल चेंज है। फिर है बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल यानी कि ईंधन कुछ भी हो सकता है, ये वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी। एलपीजी पता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जब बर्न होते हैं मतलब कंबशन होता है इनका। बर्निंग और कंबशन एक बात है। ठीक है,
तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर रिलीज होती है और साथ में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी केमिकल चेंज है। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल का जो वैक्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जब इनकी बर्निंग होती है मतलब ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट रिलीज होती है। फिर है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स पहले कच्चे होते हैं, रॉ होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा पहले मैंगो ग्रीन होता है, बाद में वो येलो हो जाता है, ठीक है। तो बनाना भी पहले ग्रीन होता है, बाद में वो येलो हो जाता है, एप्पल पहले ग्रीन होता है, बाद में रेड हो जाता है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी किसमें आता है, केमिकल चेंज में। ठीक, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करेंगे, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में चीजें बताई हैं वो मुझे लर्न चाहिए, एक एक को यहाँ पे खड़ा करके पूछूंगी, तो इसलिए लर्न कर लें।